क्या मोदी गवर्नमेंट एक्चुअली में थर्ड टर्म डिजर्व करती है? तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट से देगा। जरा याद करने की कोशिश करिए हमारी फॉरेन पॉलिसी 2014 से पहले कैसी थी। Indian Air Force has always had this plan ready that we should be able to strike day night, and we had the precision strike capability. The Dharawa added that even though the government of the day decided against the strikes, the Air Force was always prepared to attack the terror camps. एक ऐसा समय भी था जब गली गली में हाथ में पत्थर लेके कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की बात करी जाती थी। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे करंट गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स में परफॉर्मेंस और शॉर्टकमिंग्स की। इसी के साथ ये भी जानेंगे क्या सच में मोदी गवर्नमेंट थर्ड टर्म डिजर्व भी करती है या नहीं। नेशनल सिक्योरिटी, जिसे लेके मोदी गवर्नमेंट हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रही है, वो इस वक्त अजीत डोभाल जी के हाथ में है, जिन्होंने पास्ट में बहुत से इंपॉर्टेंट मिशंस को लीड किया है। उन्होंने इंडिया की डिफेंसिव पॉलिसी को एक डिफेंसिव ऑफेंस में बदलने का काम किया है। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पहले जहां ताज जैसे मेजर अटैक्स के बाद हम यूएन में जाकर कंप्लेन करते थे, वहीं अब इनके अंडर में इंडिया ने कई मेजर अटैक्स का जवाब प्रॉपर्ली पाकिस्तान को दिया है, चाहे वो उरी के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या पठानकोट के जवाब में एयर स्ट्राइक्स। घर में घुस के मारेंगे। यही नहीं, उनका और पीएम मोदी का अभिनंदन जी को वापस लाने के टाइम पर ऑफेंसिव स्टैंस देखकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट का कुछ ऐसा हाल था। अब अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए। बयान कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, ये खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इवन इंटरनल इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में ये सरकार काफी हद तक कामयाब रही है। आर्टिकल 370, जिसे एक टाइम पे हटाना असंभव लगता था, मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। उसे अचानक एक दिन पार्लियामेंट में रिवोक कर दिया जाता है। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक पढ़ा जाएगा। अकॉर्डिंग टू आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद आज कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज की संख्या 66% से गिर चुकी है। और तो और कश्मीर, जहां फूलों की तरह पत्थर बरसाए जाते थे, आज G20 जैसे मेगा इवेंट्स को होस्ट कर रहा है। क्लियरली ये नेशनल सिक्योरिटी में एक ड्रास्टिक चेंज एंड इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। कश्मीर ही नहीं, टोटल देश में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल में लाया गया है। और तो और मेजर इंसिडेंट्स ऑफ टेरर अटैक्स एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में भी एक गिरावट देखी गई है। दिल्ली कांग्रेस चीफ शीला दीक्षित जी ने खुद ये बात एडमिट करी है कि पीएम मोदी टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज को पिछली गवर्नमेंट से बेटर हैंडल करते हैं। मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप में इंडिया ने ना सिर्फ अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन किया है, बल्कि आज मेक इन इंडिया की बदौलत, जिसका विपक्ष कॉन्स्टेंटली मजाक बनाता था, आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो, मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज इंडिया एक डिफेंस इंपोर्टर से एक डिफेंस एक्सपोर्टर बन चुका है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही हैं, जैसे खालिस्तान के इशू को लेकर, अब वो चाहे दूसरी कंट्रीज में हो या इंडिया में। फार्मर प्रोटेस्ट इन दिल्ली के वक्त में हमने देखा कैसे ये सो कॉल्ड खालिस्तानी लाल किले तक पहुंच चुके थे। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, और अगर हम यूपी और असम जैसे स्टेट्स को देखें तो हमें बीजेपी के इंसर्जेंसी रोकने की कैपेबिलिटी का अच्छे से पता चल जाता है। तो फिर दिल्ली में ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? हालांकि इसके बाद कई अरेस्ट हुए और अचानक से सो कॉल्ड गनमैन्स के द्वारा कई ऐसे टेररिस्ट मारे गए जिनका क्लेम किसी ने नहीं लिया, बट ब्लेम इंडिया पर जरूर आया। तो हमारा मानना यह है कि इस लीडरशिप के अंडर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी में काफी इंप्रूवमेंट्स देखे गए हैं, एंड होपफुली आगे भी ये ट्रैजेक्टरी ऐसे ही बनी रहेगी। इकोनॉमिक्स, मोदी गवर्नमेंट के अंडर ये विषय काफी डिबेटेबल रहा है।
कई एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमिक सेक्टर में चिंता जताते हुए रिफॉर्म्स की मांग करी है, तो काफी एक्सपर्ट्स ने माना है कि मोदी गवर्नमेंट ने देश की इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से हैंडल करी है। हम मानते हैं कि इकोनॉमिक्स में थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस गवर्नमेंट के अंडर ही हमारे देश में जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और कोविड 3 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए हैं जिसने इकोनॉमी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है। पहले बात करेंगे जीडीपी कंपैरिजन की। जैसा कि आप जानते हैं, जीडीपी के मामले में हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर, हम नेक्स्ट 5 इयर्स में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एम करते हैं। आइए इस कंपैरिजन को एक चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट में हम जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन और कोविड तीनों का ही इम्पैक्ट साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी ने काफी शार्प रिकवरी के साथ ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा ग्रोथ हासिल करी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक बहुत बड़ा और ट्रांसफॉर्मिंग रिफॉर्म था अंडर मोदी गवर्नमेंट। ये एक वन टैक्स सिस्टम है जिसके बाद पब्लिक को मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे वैट एटसेट्रा नहीं देना पड़ता। जीएसटी से एक इंटीग्रेटेड मार्केट बनाने और इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में भी मदद मिली है। इसके अलावा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज इकोनॉमी रहा है यूपीआई, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को दर्शाता है। इसने ना सिर्फ भारत में पेमेंट्स को डिजिटली फॉस्टर किया है, बट अब तो गांव-गांव में भी यूपीआई पेमेंट्स ही लोग यूज करना प्रेफर करते हैं। यही नहीं, FY26 तक मर्चेंट पेमेंट्स इन इंडिया $1 ट्रिलियन का मार्क टच कर जाएगी। भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए डीबीटी स्कीम लाई गई है। आपको याद होगा 1980s के दौरान पीएम राजीव गांधी जी ने कहा था कि हर वो ₹1 जो सेंटर गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही गरीब लोगों को मिल पाते हैं। अंडर मोदी गवर्नमेंट जन धन, आधार और मोबाइल, इन तीनों की वजह से आज गवर्नमेंट डायरेक्टली गरीब लोगों के बैंक अकाउंट्स में ये सब्सिडीज ट्रांसफर कर पाती है। मेक इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। ट्रेडिशनली इंडियन इकोनॉमी हमेशा से सर्विस बेस्ड रही है। इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। स्कीम के लॉन्च होते ही इसका काफी मजाक बनाया गया था कि ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी ड्यू टू लैक ऑफ ट्रेन्ड लेबर एंड लार्ज कैपिटल। लेकिन थ्रू परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज आज मेक इन इंडिया को काफी सक्सेस हासिल हो रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट से लेके एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब तक ऐसे कितने सेक्टर्स हैं जिसमें इंडिया ने कमाल का मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल दिखाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में 13% होता था, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के 8% के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। हेंस ये एक्सपोर्ट्स को कॉस्टली करता है। इसे रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंडर देश को एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनाने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करे गए टू मेक रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, ट्रेन्स एंड इवन फ्राइट कॉरिडोर्स, जिससे कि लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट नीचे आए एंड एक्सपोर्ट का कॉस्ट भी कम हो जाए। इन्हीं कोशिशों के कारण आज इंडिया वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 38th आउट ऑफ 144th रैंक पर पहुंच चुका है एंड बाय 2030 टॉप 25 में आने का टारगेट रखता है। मोदी गवर्नमेंट के अंडर हमारे देश की इकोनॉमिक जर्नी कई इवेंट्स के चलते भले ही एकदम स्मूथ ना रही हो, लेकिन अब एक स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ जरूर दिखा रही है एंड होपफुली नियर फ्यूचर में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जल्द ही बन जाएंगे। पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस कैसा रहा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।